अब जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जिस पर गैस की वाटर में या गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी पर, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लॉ विच इज कॉल्ड एज द हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है कि हेनरी लॉ है क्या। तो इसमें देखिएगा, इसको समझाने के लिए वी आर जस्ट डीलिंग एन एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, हमने एक सॉल्वेंट लिया, उसके ऊपर हमने किसी पर्टिकुलर गैस को फिल कराया और हमने एक पिस्टन लगा दिया। ये आपका फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसको आपने अटैच किया है इस पर्टिकुलर गैस के ऊपर, और यहाँ पर आपने एक वेट रख दिया। तो इस वेट की वजह से इस गैस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, इट इज सपोज P1। ड्यू टू दिस प्रेशर द गैस टेंड्स टू गेट डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर पहले तो एक ही वेट रखा था W1, अब आपने वेट बढ़ा दिया, आपने एक और वेट रख दिया W2। तो W2 वेट रखने पर अब प्रेशर आपका और बढ़ जाएगा गैस का इनटू दिस सॉल्वेंट एज अ रिजल्ट। और ये जो आपका इंक्रीज्ड प्रेशर है, जो बढ़ा हुआ प्रेशर है वो P2 है। हमने मान लिया यहाँ पर जो P1 है वो छोटा कम प्रेशर है और P2 जो है वो ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो आपने देखा अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस की इस सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसी को हेनरीज लॉ कहा जाता है। हेनरी लॉ ये कहता है किसी भी पर्टिकुलर गैस की वाटर में या लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड प्रेशर। इट मींस दैट मोर द अप्लाइड प्रेशर बाय द गैस, मोर द अप्लाइड प्रेशर बाय द गैस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन मोर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। तो कहने का मतलब ये हो गया, हेनरी लॉ के हिसाब से हम ये कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ये अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें पता है सॉल्युबिलिटी को आप लोग कई फैक्टर्स हैं जिनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो फैक्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी को यू आर एक्सप्रेसिंग बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, या जो अप्लाइड प्रेशर होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, या अगर आप यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KH, तो P इज इक्वल टू जाएगा KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। यही हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो KH है वो एक कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसको हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। तो ये मैंने आपको हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। तो आप सीधे सीधे बोलना कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। जो आपका KH है, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की है कि इसकी जो यूनिट होगी ना KH की, इट इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर की यूनिट होती है। द रीजन इज दैट मोल फ्रैक्शन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो KH की यूनिट वही होगी जो अप्लाइड प्रेशर यानी P की यूनिट होगी। दूसरी बात है जो वैल्यू होती है KH की, वैल्यू ऑफ KH इट इज फाउंड टू बी डिफरेंट। ये डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए KH की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ द वैल्यू ऑफ KH, जो KH की वैल्यू होती है, इट इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए भी KH की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ KH की, KH और मोल फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यू आर सीइंग दैट KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mole fraction of solute. It means if suppose you plot a graph here, ठीक है, तो सिर्फ या ये चलो ये वाला पॉइंट मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो KH होगा ना, KH इट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ
in between the mole fraction of solute as well as the applied pressure. अगर आप अप्लाइड प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में ग्राफ प्लॉट करेंगे, यू आर सीइंग दैट दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू विल गेट द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. आपको एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ग्राफ मिल जाएगा. तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH. नाउ आई वांट टू डिस्कस हियर अबाउट द limitations of Henry's law constant. ठीक है, that is said to be KH. ठीक है, बल्कि यहाँ हेनरी लॉ कांस्टेंट नहीं, हेनरीज लॉ होना चाहिए. हेनरी लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस थी? पहली लिमिटेशन तो ये थी कि जो आपका प्रेशर है, प्रेशर इट शुड नॉट बी वेरी हाई. जो आप प्रेशर भी अप्लाई करा रहे हैं वो बहुत अधिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, पहली लिमिटेशन. दूसरी लिमिटेशन है कि जो आपका टेम्परेचर है जिस पर हेनरी लॉ वर्क कर रहा है, इट शुड नॉट बी वेरी लो, वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, साथ में टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए. तीसरा है द गैस शुड नॉट रेडीली रिएक्ट विद वाटर. गैस शुड नॉट रेडीली रिएक्ट विद वाटर. जो आपका गैस है ना, वो वाटर के साथ रेडिली रिएक्ट नहीं करना चाहिए. सो दीज आर 3 स्पेसिफिक लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. ये आपके हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस हैं. अब इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट. जो आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, यानी जो KH है आपका, उसकी हम एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर बात करना चाहेंगे. उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? पहली एप्लीकेशन है कि अगर मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करता हूँ, तो आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स में हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराते हैं वाटर में, देन इट रिजल्ट इनटू द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. तब कार्बोनेटेड जो आपके ड्रिंक्स होते हैं ना, उनका फॉर्मेशन होता है. तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक की जो लिड होती है, जो उसका ऊपर का जो लिड होता है, अगर आप उसको हटा दें, उसका जो ढक्कन होता है उसको अगर आप रिमूव कराते हैं, तो क्या होता है? तो प्रेशर आपका कम हो जाता है. तो प्रेशर के कम होने के कारण आपकी जो गैस है वो आपकी क्या होती है? वहां से निकल जाती है. तो इसका मतलब है गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अधिक तब है व्हेन यू आर अप्लाइंग प्रेशर. इफ यू आर decreasing the pressure, then the solubility of carbon dioxide gas decreases. So this is the application of Henry's law. Better to use in place of Henry law constant, better to use Henry law. Henry law की applications क्या क्या है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि Henry law की पहली application है carbonated drinks. दूसरा है in case of if we are discussing about scuba divers. जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब भी वो पानी के अंदर एंटर करते हैं, तो पानी के अंदर एंटर करने पर हमें जब पता है कि जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? हाई होता है. ठीक है, और उनके ब्लड वेसल्स में जो आपकी एयर होती है हाई प्रेशर के कारण वो आपकी ज़्यादा टेंडेंसी रखती है टू गेट डिजॉल्व. व्हेनेवर दे आर कमिंग टू द सरफेस, देन द प्रेशर डिक्रीजेज. जब वो सरफेस पर आएंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. और प्रेशर कम होने के कारण व्हाट विल हैपन? द एयर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स. ठीक है, जो एयर होती है जो पहले आपकी डिजॉल्व हो गई थी उनके ब्लड में, वो आपकी बाहर निकलती है ड्यू टू द लेस प्रेशर एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स. ये जो आपके बैंड्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी वेरी वेरी पेनफुल. ये पेनफुल होते हैं, साथ में डेंजरस होते हैं. तो फिर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए व्हाट दे how they can get rid from this particular condition, they should have to carry a cylinder. वो एक पर्टिकुलर सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें इनर्ट गैस जैसे हीलियम है या नियोन है आपकी वो फिल्ड रहती है. ठीक है, तो जो गैस है उसकी रिएक्टिविटी कम है, लेस रिएक्टिव गैस प्रेजेंट होने के कारण उन सिलेंडर्स में क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन का जो रिएक्टिविटी होती है
ब्लड ब्लड के अंदर जो डिजोल्व होने की टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द नोबल गैस। और ये जो आपके बैंड्स होते हैं वो आपके क्रिएट उस कंडीशन में नहीं होते, ठीक है। बैंड्स हैं क्या? बैंड एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ बैंड इज अ कंडीशन व्हेन कैपिलरीज आर ब्लॉक्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एयर बबल्स। एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो आपकी ब्लॉक हो जाती हैं एंड देन दे रिजल्ट इनटू द बैंड्स। तो मैंने केवल इतना बताया, स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं व्हेनेवर दे आर गोइंग इनसाइड द वाटर देयर ड्यू टू हाई प्रेशर what happens, the air get dissolved into their blood, ठीक है। whenever they are coming up to the surface, then due to the low pressure again the air tends to escape out from the body of such type of persons or from the blood. So whenever the air is coming out, it forms the bubbles, air bubbles, and due to the formation of air bubbles, a specific type of bands get developed in the body of those people which are found to be very very painful. तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है जो आपके हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स, पहाड़ों की अगर मैं बात करता हूँ तो पहाड़ों पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, साथ में ऑक्सीजन भी कम अमाउंट में पाई जाती है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड में ऑक्सीजन का जो डिसोल्यूशन है, जो आप ऑक्सीजन आपकी एब्जॉर्ब होती है वो भी आपकी कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, बाय द बॉडी। क्लियर? एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ स्पेसिफिक कंडीशन इज क्रिएटेड व्हिच इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। जो एनॉक्सिया है वो क्रिएट हो जाता है इन सच टाइप ऑफ पर्सन्स हु आर लिविंग एट द हायर एल्टीट्यूड्स। एनॉक्सिया में क्या होता है, जो भी पर्सन है जिन्हें एनॉक्सिया होता है वो एक तो वीक होते हैं, दिखने में वीक होते हैं, साथ में उनमें मेंटल जो रिटार्डनेस है वो डेवलप हो जाती है, वो उतना मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो दिस स्पेसिफिक कंडीशन इज ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ऑफ दोज पर्सन्स हु आर लिविंग एट द हायर एल्टीट्यूड्स। तो ये हेनरीज लॉ के कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ।